हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अहाना अपने मम्मी पापा के साथ उनके घर में रहा करती थी। हालांकि उसकी कुछ सालों पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन दहेज के लालच में उसके पति ने उसे छोड़ दिया था और इसलिए वो अपने मम्मी पापा के घर ही रहा करती थी। और एक तलाकशुदा लड़की को घर में रखने की वजह से सभी लोग उसके मम्मी पापा को ताने दिया करते थे। और इन सब बातों से परेशान उसके मम्मी पापा एक रोज बातें करते हुए कहते हैं, सुनिए, आज जब मैं बाजार गई थी तब मुझे वहाँ पर पड़ोस की दो औरतें मिली और फिर उन्होंने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया। आपको पता है, आज बातों ही बातों ने उन्होंने हमारी बेटी की बात छेड़ दी और मजाक बनाने लगी, लेकिन मैं उन्हें पलटकर कुछ ना कह सकी, क्योंकि हो ना हो कमी तो हम में ही है। अब हम और कर भी क्या सकते हैं, किसी को क्या कहे। दुनिया वाले ये थोड़ी जानते हैं कि हमारी बेटी को उसके पति ने सिर्फ दहेज ना मिलने की वजह से छोड़ दिया है। मेरा तो कभी कभी मन करता है कि मैं अपनी जान दे दूं, पर क्या करें। अगर मैंने या आपने अपनी जान दे दी तो ये दुनिया वाले हमारी बच्ची को जिंदा नहीं रहने देंगे, वो उसे ताने मार मार कर मार देंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा हाना की माँ। हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो बहुत लाचार माँ बाप हैं जो अपनी बेटी को एक सुखी जीवन भी नहीं दे सकते। भोला और सरगम की सारी बातें बाहर खड़ी अहाना सुन लेती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन अहाना के घर रमन नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। ये रिश्ता रमन की माँ गोमती खुद लेकर आती है। अब सभी लोग साथ बैठे बातें करते हैं। आइए आइए गोमती जी, हमारा तो जीवन ही सफल हो गया कि आप हमारे घर पधारी। अरे अरे सरगम बहन, ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं आपसे किसी खास मकसद से मिलने आई हूँ। अरे ऐसी क्या बात आन पड़ी गोमती बहन, जो आपको इतनी बेचैनी हो रही है बोलने में? झटपट बोलिए, मेरी तो सांसें रुकी जा रही है। कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं बहन जी, परेशानी की तो बात ही नहीं है, खुशी की बात है। मैं चाहती हूँ कि आपकी बेटी मेरे घर की बहू बने। पर गोमती जी, आपको तो पता है ना, मेरी बेटी का तलाक हो चुका है, और क्यों हुआ है ये भी आपको मालूम है। मुझे सब पता है बहन जी, पर मुझे ये भी मालूम है कि आपकी बेटी एक बहुत ही अच्छी लड़की है और वो एक अच्छी बहू भी बन सकती है। तो क्या आप ये रिश्ता मंजूर करती हैं? अरे गोमती बहन, हमारी बेटी के लिए इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। हम राजी हैं इस रिश्ते के लिए। दोनों के घर वाले इस शादी के लिए राजी हो जाते हैं और कुछ महीनों में अहाना और रमन की शादी हो जाती है। लेकिन शादी की रात अब अहाना अपने कमरे में रमन का इंतजार करती है, तो वहाँ रमन नहीं बल्कि उसकी माँ गोमती आती है और वो अहाना से कहती है, बहू मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे खानदान में एक रस्म है कि जब भी हमारे घर में किसी की शादी होती है तो दूल्हा और दुल्हन पूरे 2 महीने तक अलग अलग रहना होता है। मैं ये बात तुम्हें पहले ही बताने वाली थी, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाया बताने का। तुम्हें इससे कोई ऐतराज तो नहीं है ना? नहीं माँ जी, जो रिवाज है मैं उसे जरूर निभाऊंगी, आप चिंता मत करो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बहू कि तुम मेरी बात जरूर मानोगी और इस घर के मान सम्मान और रिवाजों का भी पालन करोगी। अब आराम कर लो, थक गई होगी ना। इतना कहकर गोमती वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह अहाना उठकर घर में पूजा पाठ करती है और खाना बनाती है। सभी को अहाना के हाथों का खाना बहुत पसंद आता है और सभी उसके खाने की बहुत तारीफ भी करते हैं। अहाना की नई ससुराल में सब कुछ बहुत अच्छा था, उसकी सास भी और पति भी। लेकिन जब भी अहाना रमन के कमरे में जाने की कोशिश करती, गोमती उसे रोक दिया करती। अहाना को अब थोड़ा अजीब सा लग रहा था। एक सुबह अहाना रमन के कमरे की सफाई करने के लिए जाती है, जहाँ उसे रमन की अलमारी से औरतों के कुछ कपड़े और कुछ गहने मिलते हैं। अरे ये क्या, ये तो औरतों के कपड़े और गहने, पर ये सब रमन जी के कमरे में क्या कर रहे हैं? और मैं भी कितनी पागल हूँ, वो ये सब मेरे लिए ही तो लाए होंगे। हम दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते तो वो भूल गए होंगे मुझे देना। पर कोई बात नहीं, मैं ये पहनकर उनके सामने जाऊंगी, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। इतना कहकर अहाना वो साड़ी और गहने पहनकर तैयार हो जाती है और शाम को जब रमन घर आता है तो वो जल्दी से उसके सामने जाती है
और कहती है, कैसी लग रही हूँ मैं रमन जी? मुझे पता है ये सब आप मेरे लिए लेकर आए थे, लेकिन मुझे देना भूल गए, इसलिए मैंने खुद ही पहन लिए। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? किससे पूछकर तुम मेरे कमरे में गई और तुमने ये सब पहना? जल्दी से उतारो इसे। ये आप क्या कह रहे हैं रमन जी? ये आप मेरे लिए ही तो लाए थे ना? किसने कहा तुम्हें ये? मैंने कहा तुमसे, या माँ ने, या तुमने खुद ही अपनी मर्जी से इसे पहन लिया? जल्दी से उतारो इसे, अभी तो अभी। रमन को इतनी गुस्से में देखकर अहाना को कुछ समझ नहीं आता कि उसे हुआ क्या है। वो इतने गुस्से में आ गया और ये किसके कपड़े और गहने हैं जो उसने अपने पास संभाल कर रखे हुए हैं। अहाना एक बहुत बड़ी कश्मकश में फंस गई थी और फिर वो इन सवालों के जवाब गोमती से पूछने जाती है। माँ जी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बहू कहो, क्या बात करनी है? और तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? माँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि रमन जी मुझे पसंद नहीं करते, उनका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। अरे ये तुम क्या कह रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा बेटा ऐसा नहीं है। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात पर यकीन कीजिए। पर हुआ क्या है? मुझे तुम सब सही सही और ठीक ठीक से बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब अहाना गोमती को पूरी बात बताती है और ये सुनकर गोमती उससे कहती है, बहू तुम जो सोच रही हो वो गलत है। वो कपड़े और गहने किसी और के नहीं बल्कि मेरी बेटी के हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। बस रमन उसको यादों को अपने पास रखना चाहता है, इसीलिए उसने तुम्हें इतना सब कह दिया होगा। पर माँ जी, मुझे सच में नहीं पता कि वो सब रमन जी की बहन का है, वरना मैं कभी नहीं पहनती वो सब। मुझे माफ कर देना माँ जी। अरे बहू कोई बात नहीं है, अब ज्यादा मत सोचो इन सब के बारे में और आराम करो। बस कोशिश करना कि रमन के कमरे में ज्यादा ना जाओ, उसे पसंद नहीं है कि उसके कमरे में कोई आए जाए। मैं खुद नहीं जाती हूँ। ठीक है माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रमन जी को और दुखी ना करूँ और उनकी जिंदगी खुशियों से भर दूँ। अब तुम आराम करो बहू, आज तो संभाल लिया मैंने, लेकिन अब तो कुछ करना होगा वरना अहाना को सब सच पता चल जाएगा। अगले दिन अहाना रमन के पास जाती है और उससे कहती है, रमन जी, कल के लिए मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था कि वो सब किसका है। आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए तुमसे। मैंने गुस्से में आकर ना जाने क्या क्या कह दिया तुम्हें। मुझे माफ करना अहाना। दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और अहाना रमन के और करीब आने लगती है और रमन भी अहाना का काफी ध्यान रखता था। लेकिन जब भी अहाना उसके करीब जाना चाहती, रमन बहाना करके उससे दूर चला जाया करता था। एक शाम गोमती से मिलने एक चमेली नाम की किन्नर आती है। उसे देखकर अहाना गोमती से कहती है, माँ जी, ये किन्नर यहाँ क्यों आई है? अरे बहू, ये तुम्हारी और रमन की शादी का नेक लेने आए हैं, पर हम इन्हें सिर्फ किन्नर नहीं अपने परिवार का सदस्य समझते हैं, क्योंकि ये भी तो एक इंसान ही है ना हमारी तरह। हाँ माँ जी, आपने सही कहा, ये एक किन्नर है, इसमें इनका क्या दोष? इन्हें तो भगवान ने ही सबसे अलग बनाया है। बहू तुम एक काम करो, इनके लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। गोमती की बात सुनकर अहाना चमेली के लिए खाने को कुछ लाती है और यहाँ गोमती से चमेली कहती है, गोमती जी, वैसे ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि रमन की शादी करवा दी और बहू भी बहुत अच्छी मालूम होती है, लेकिन अगर इसे रमन के बारे में पता चल गया कि वो एक किन्नर है तो क्या होगा? क्या बताऊं चमेली जी, मुझे तो खुद नहीं पता क्या होगा। कभी कभी तो इस बेचारी के लिए बुरा लगता है कि कहीं मैंने इसके साथ कुछ बुरा तो नहीं कर दिया। अरे कुछ बुरा नहीं किया तुमने गोमती, बेचारी के पहले पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। कम से कम अब वो ताने और घर से बाहर निकालने का डर तो नहीं होगा। और वैसे भी अगर तुम अपने एकलौते बेटे की शादी नहीं करवाती तो उसे हमारे किन्नर समाज में शामिल होना पड़ता, फिर दुनिया वालों को क्या मुँह दिखाती तुम? एक इसी डर से मुझे अपने बेटे की शादी अहाना से करवानी पड़ी और दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था। मुझे अहाना पर पूरा भरोसा है कि वो मेरे बेटे की सच्चाई किसी को नहीं बताएगी। दोनों की बात बाहर खड़ी अहाना सुन रही थी। उसे लगता है कि गोमती ने अपने बेटे के लिए जो भी किया वो सही था और वैसे भी अब वो रमन को चाहने लगी थी तो उसे उसके किन्नर होने से कोई मतलब नहीं था। वो सोचती है कि आने वाले समय में वो दोनों एक बच्चे को गोद ले लेंगे और अपनी जिंदगी जिएंगे। अब दुनिया वाले क्या कहेंगे, उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। श्रेया को पहली बार पीरियड्स हुए थे। उसके लिए ये एहसास बिल्कुल ही अलग, नया और दर्द भरा था। उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। उसका मन बहुत मचल रहा था
तो वो अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण को फोन करती है और उससे बोलती है, सुनो, आज ना मेरा गोलगप्पे खाने का बहुत दिल कर रहा है। वो क्या है ना, मुझे पीरियड्स हुए हैं तो मेरा मन ना कुछ खट्टा सा खाने का कर रहा है, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाओ। प्रवीण श्रेया के घर पहुंचता है, उसे आवाज लगाता है। फिर वो दोनों उसकी बाइक पर बैठकर गोलगप्पे खाने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों गोलगप्पे वाले के पास पहुंचते हैं, तभी श्रेया प्रवीण से कहती है, यार अब मेरा गोलगप्पे खाने का जरा भी दिल नहीं कर रहा। तो क्या खाने का दिल कर रहा है? मुझे ना केक खाना है, चॉकलेट वाला। और इन गोलगप्पों का क्या होगा? इन्हें तुम खा लो, मुझे बस केक खाना है। प्रवीण गोलगप्पे का बिल पे करता है और श्रेया को एक केक शॉप में लेकर जाता है और बोलता है, देख लो कौन सा केक खाना है तुम्हें। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन सा लूं? तुम तो कह रही थी कि तुम्हें चॉकलेट वाला केक खाना है, अब क्या सोच रही हो? यार यहाँ पर इतने सारे केक है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कौन सा लूं। एक काम करते हैं, चॉकलेट वाला ही ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है। प्रवीण उसके लिए चॉकलेट केक खरीद लेता है, पर श्रेया का मन अब कुछ और खाने का करने लगता है। तो प्रवीण से वो बोलती है, सुनो ना, अब क्या है? मेरा अब केक खाने का भी मूड नहीं है। अब तो मैंने ये खरीद लिया है, इसका क्या होगा? इसे तुम खा लो, मुझे अब ठंडी ठंडी आइसक्रीम खानी है। क्या यार, इतनी देर हो गई, कभी ये कभी वो, आखिर तुम्हें खाना क्या है? प्रवीण की बातों को सुनकर श्रेया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो बिना कुछ कहे उस शॉप से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही प्रवीण को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है, यार मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे समझना चाहिए कि वो किस हालत में है, मुझे माफी मांगनी चाहिए उससे जाकर। इस सब के बाद प्रवीण उसके लिए एक डार्क चॉकलेट खरीदता है और उसके पास ले जाता है। श्रेया पास के ही पार्क में एक बेंच पर गुस्से से रो रही होती है। मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। अच्छा ठीक है, बात मत करो, पर ये तो ले लो। चॉकलेट तुम्हें पसंद है ना? बहुत। प्रवीण श्रेया को खुश रखने की पूरी कोशिश करता है, साथ ही वो उसके पीरियड्स के दौरान होने वाले मूड स्विंग्स को भी समझने की पूरी कोशिश करता है। उसे इस बात का एहसास होने लगता है कि श्रेया को कब किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और श्रेया को फिर से पीरियड्स होते हैं और इन 5 दिनों के दौरान प्रवीण श्रेया को बहुत खुश रखता है और उसका चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स की आदत को हंसते हंसते हैंडल कर लेता है। इस तरह श्रेया अपने पीरियड्स खत्म होने के बाद प्रवीण के पास जाती है और उसे जोर से गले लगाते हुए बोलती है, यार मुझे माफ कर दो, मेरे पीरियड्स के दौरान मैंने तुमसे बहुत रूडली बिहेव किया और तुम पर बहुत चिल्लाई भी। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ तुमने वो सब क्यों किया है। सच में? मैं प्यार करता हूँ तुमसे श्रेया, तुम्हारी तकलीफ को मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। थैंक यू सो मच प्रवीण। मुझे तो लगा था कि शायद तुम मेरी सिचुएशन को और मेरे दर्द को समझ ही नहीं पाओगे। तुम्हारे दर्द को तो मैं नहीं समझ सकता, लेकिन तुम्हारे दर्द को कम जरूर कर सकता हूँ और हमेशा करूँगा। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। प्रवीण के ऑफिस में उसकी एक दोस्त प्रिया को भी अचानक पीरियड्स हो जाते हैं, लेकिन उसे इस बात की कोई भनक नहीं होती, जिसकी वजह से उसकी स्कर्ट पर दाग लग जाता है और ये चीज प्रवीण देख लेता है और वो उसका तुरंत हाथ पकड़कर अपने कैबिन में खींचकर उसे ले जाता है। तभी प्रिया गुस्से में उससे बोलती है, ये क्या कर रहे हो तुम, और मुझे अपने कैबिन में लेकर क्यों आए? पहले तुम शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो ध्यान से। क्या सुनूं मैं? हाँ, ऑफिस वाले क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? जो सोचना है सोचने दो, मुझे बस तुम्हारी बदनामी होने से तुम्हें बचाना था। मेरी बदनामी? मतलब क्या है तुम्हारा? अपने पीछे देखो। जैसे ही वो पीछे देखती है तो उसे वो दाग नजर आते हैं और उन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और फिर प्रवीण से बोलती है, थैंक यू सो मच। अगर आज तुम मुझे यहाँ लेकर नहीं आते तो न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। कोई बात नहीं, बस तुम अपना ध्यान रखो और अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं तो मुझे बता दो, मैं लेकर आ जाता हूँ, या तुम वेट करो, मैं मार्केट से लेकर आता हूँ कुछ। हाँ है तो मेरे पर्स में, अगर तुम ला दोगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी। अभी लेकर आया, तुम इतने थोड़ी रिलैक्स हो जाओ। इस सब के बाद प्रवीण प्रिया के कैबिन में उसके कपड़े लेने के लिए चला जाता है और उसे ऐसा करते हुए मेघना देख लेती है। वो जल्दी से प्रिया के कपड़े लेकर वापस अपने कैबिन में आता है और प्रिया को दे देता है। तभी प्रिया
उससे बोलती है। थैंक यू वंस अगेन। आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है आज। ये तो मेरा फर्ज था, बस आप अगली बार से थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा। जी जरूर। अब मैं चलती हूँ, अगर किसी ने हमें एक साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग तरह तरह की बातें बनाने लगेंगे। जी जी जाइए और अपना ख्याल रखिएगा। इतना कहकर प्रवीण वहाँ से चला जाता है और कुछ ही देर के बाद प्रिया भी अपने कपड़े बदलकर वापस अपने कैबिन में जा रही होती है कि तभी मेघना उसके पास आती है और उससे बोलती है। और क्या चल रहा था प्रवीण के कैबिन में? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है कि तुम क्या कर रही थी प्रवीण के साथ। ऐसा कुछ नहीं है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे जो समझना था मैं समझ चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ यहाँ से और सबको बता दूंगी कि आखिर हमारे ऑफिस में क्या गोलमाल चल रहा है। और उससे भी पहले मुझे किसी और को बताना है, और वो है श्रेया, प्रवीण की गर्लफ्रेंड। इतना कहकर मेघना वहाँ से चली जाती है तो प्रिया उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है, लेकिन अपने पेट दर्द की वजह से वो नहीं पकड़ पाती। इतने में मेघना वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। प्रिया प्रवीण के पास वापस जाती है, लेकिन वो अपने कैबिन में नहीं होता। जब वो उसे फोन करती है तो उसका फोन भी नहीं लगता। प्रिया को बहुत चिंता सताती है तो प्रिया जल्दी से ऑफिस से निकलकर प्रवीण के घर पहुंच जाती है। प्रिया, तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, मैं बस आपको कुछ बताने आई थी। पहले तुम अंदर आ जाओ, आराम से बैठकर बात करते हैं। प्रवीण प्रिया को घर के अंदर ले जाता है। जैसे ही वो उसे कुछ बताने वाली होती है कि तभी वहाँ पर श्रेया के साथ मेघना भी आ जाती है। मेघना और श्रेया को एक साथ देखकर प्रिया के तो होश ही उड़ जाते हैं और प्रवीण श्रेया से पूछता है। श्रेया, तुम यहाँ और इस वक्त ऑफिस नहीं गई? नहीं यार, आज जल्दी आ गई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, बस ये मेघना है ना, इसकी जरा तबीयत तंग है, उसी को ठीक करना है। अरे यार श्रेया, तू ये सब क्या बोली जा रही है? भूल गई क्या कि मैंने तुझे क्या बताया था? और ये देख, जब तू घर पे नहीं थी तब ये प्रिया यहाँ भी आ गई। मुझे क्या बोलना है क्या नहीं, ये मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है, समझ गई? तुम्हें क्या लगा था कि तुम जो भी कहोगी मैं उसे सच मान लूंगी? मतलब ये है कि प्रवीण ने मुझे पहले ही फोन कर सब कुछ बता दिया था कि किस तरह से प्रिया के कपड़े खराब हो गए थे और फिर उसने उसकी मदद की, समझी? जिसे तुम गलत तरीके से मुझे बताने की कोशिश कर रही थी। थैंक यू मुझे समझने के लिए। मैं बहुत डर गई थी कि कहीं मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ आई थी। नहीं प्रिया, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि इस हालत में प्रवीण ने तुम्हारा साथ दिया। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड मिला। जैसा कि तुम जानती ही हो कि पीरियड्स के टाइम पर लड़कियाँ कितना चिड़चिड़ी हो जाती हैं, ना कुछ खाने का मन करता है, बॉडी में सूजन आ जाती है, पैर भी सूज जाते हैं और दर्द के मारे तो जान निकलती ही जाती है। ऐसे में प्रवीण मेरी डाइट का और मेरे मूड का दोनों का बहुत ख्याल रखता है। श्रेया की बातों को सुनकर मेघना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि कभी भी पूरी बात जाने बिना किसी पर भी कोई भी इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। पहले सच का अच्छे से पता लगाना चाहिए। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और कुछ ही समय के बाद प्रवीण और श्रेया एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पीरियड्स वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे पीरियड्स के दौरान इतने ज्यादा मूड स्विंग्स होते हों? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।